हेलो वीवर्स, खुश आमदीद। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने रिस्पांस दिया, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग कम से कम हमारी वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक बात और रिक्वेस्ट करना है कि जैसे हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको आप पूरा देखें। उनके अंदर जो कमी है, जो ज़्यादती है, आप उनको कमेंट करें, उनको लाइक करें। अगर ठीक ठाक बनी है, अच्छी बनी है, उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसको लाइक करें। अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो आप उसके ऊपर कमेंट करें कि हाँ ये कमी है, इस कमी को आपको दूर करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारी कमियों को दूर करें और भी बेहतरीन तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश करें। और लगे हुए हैं इस बात के लिए कि हम वीडियोस को कायदे से और भी अच्छी तरीके से और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाएं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ठीक तरीके से इन सारी चीज़ों को देखें, मन लगा करके देखें और इनमें कमियों को हमको बताएं और साथ ही लाइक करें, लोगों को शेयर करें। और जो भी लोग नए हैं, जो अभी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जो भी हम नई वीडियो डालें वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर क्लास के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा कंप्यूटर, हमारी पिछली 4 क्लासेस के अंदर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइसेस लगती हैं, कौन सी डिवाइस किस तरीके की होती है और वो डिवाइस कैसे काम करती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली हमने। और साथ में ये भी बात किया कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, ये सारी जानकारी हमने ली है। साथ में ब्लॉक डायग्राम, पूरा प्रोसेसिंग किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और साथ ही साथ वो आउटपुट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया। आज देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। और वो नोट्स आप लोग ज़रूर नोट करके रखिए, लिखिए उनको पढ़िए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो। पिछली क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम, इसके 2 पार्ट्स के बारे में बात किया था। पहला पार्ट हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का और दूसरा पार्ट हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? सारे फिजिकल पार्ट, सारी मशीनरी हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, जो भी सिग्नल हम कंप्यूटर सिस्टम की तरफ भेजते हैं, या वो प्रोसेस करता है या उसको आउटपुट करता है या उसको स्टोर करता है, ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने इसका एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से हमारा शरीर होता है और हमारी आत्मा होती है। तो हमारा शरीर एक चीज़ हो गई, फिजिकल पार्ट हो गया। हमारी आत्मा वो फिजिकल पार्ट नहीं, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कि हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। तो इसके बारे में हमने और भी डिस्कशन किया था। जो लोग इन चीज़ों को ना देखे हों वो लोग पिछले वीडियो को देखें और इस चीज़ को समझें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी नोट्स के बारे में। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में नोट्स दिया हुआ है। ऑल फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम which we can touch and see is called computer hardware. Different types of parts of computer system is known as computer hardware, like processor. जो भी फिजिकल पार्ट्स हैं, जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, सारी मशीनरी जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इधर से उधर उठा के ले जा सकते हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे हार्डवेयर हैं। जैसे प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, सारे फिजिकल पार्ट्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब चीज़, मशीनरी सारी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारे क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि सारे प्रोग्राम्स, सारे डेटा, सब कुछ जो भी हम काम करते हैं सिस्टम के अंदर डेटा ट्रेवल करता है, वो सारा क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 कैटेगरीज पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे काम के लिए ज़रूरी होता है, जिनके ज़रिए हम अपना काम करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस तरीके से। तीसरा हो गया सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम में आने वाली कुछ थोड़ी बहुत कमियों को, उनकी ख़राबियों को और उसके सर्विसिंग मेंटेनेंस को देखते हैं। और जैसे एंटीवायरस हो गया है, डिस्क डिफ्रैगमेंट हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल्स हमने दिया हुआ
हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ये पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़ हो गया, आपका मैक ओएस है ना, एप्पल के लिए मैक ओएस, iOS ये भी एप्पल के यूज़ के लिए होता है, उबंटू, लिनक्स, एंड्रॉयड जो मोबाइल्स में इस्तेमाल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर, लिनक्स ये भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, लिनक्स, विंडोज़, एप्पल, मैक ओएस ये सारे क्या हैं, ये सारे और एंड्रॉयड ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर्स को चलने के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ना पड़ें तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब सारे कंप्यूटर्स हर टाइप के, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप हो गया जो मेज़ टेबल पर रख करके चलाते हैं जिनको, और लैपटॉप हो गया जिनको हाथ में ले जा करके कहीं पे रख करके चला सकते हैं, हाथ में लेके चला सकते हैं, पाम टॉप हो गया, पाम टॉप आज का जो मोबाइल आपका है ये पाम टॉप कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर का मतलब हथेली में लेकर के चला सकते हैं जिस कंप्यूटर सिस्टम को। इसके अलावा टैबलेट भी आज के वक्त में है। तो ये सारे नाम भले ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के टाइप हैं, और वो भी माइक्रो कंप्यूटर के टाइप है। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कंप्यूटर के अलग अलग टाइप के बारे में अभी डिस्कशन करना है आने वाले क्लासेस के अंदर, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं। अभी इसके बाद जनरेशन्स को पढ़ना है, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सारी वीडियोज़ को देखते रहें और उसमें कमी ज़्यादती को हमको बताते रहें कि अगर कुछ कमी है, कुछ ज़्यादती है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स। विंडोज़ हो गया जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग विंडोज़ के बारे में ही ज़्यादातर बात अभी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 हो गया विंडोज़, जिसको हम यूज़ करते हैं, अक्सर लोग हम विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। उसके बाद मैक ओएस, मैकबुक, एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। iOS ये भी एप्पल का है। इसके बाद उबंटू, लिनक्स उबंटू, ये दोनों लिनक्स के वर्ज़न हैं। एक हो गया ये एंड्रॉयड है, ये लिनक्स नहीं है, ये है एंड्रॉयड, ANDROID, एंड्रॉयड, ये है एंड्रॉयड। ठीक है, ये हमारे मोबाइल्स के अंदर रहता है। हम जितने भी मोबाइल ये सब एंड्रॉयड वाले यूज़ करते हैं, जिनको ये कौन सा बेस्ड मोबाइल है, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है, हम लोग जानते हैं सारी चीज़ों को। एंड्रॉयड का वर्ज़न नया लेटेस्ट वर्ज़न ये सब आ चुका है और हम लोग यूज़ करते हैं डेली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये किसी भी कंप्यूटर को, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, पाम टॉप कंप्यूटर हो या टैबलेट कंप्यूटर हो, सारे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। अगर हम इनको नहीं डालेंगे इसके अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी बात को ना समझ पाएगा और ना अपनी बात को हमको समझा पाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे कंप्यूटर सिस्टम अपने आप को चलाने के लायक और हमारी बात को समझने के लायक हो जाता है, जिससे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। वरना अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर सिस्टम काम करने के लायक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए, ये देखिए कैलकुलेटर जैसे हो गया, एक वॉइस रिकॉर्डर, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मास्टर PDF एडिटर, एडोब एक्रोबैट है ना, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, गूगल शीट, वर्ड, फिल्मोरा, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, क्रोम ब्राउज़र है ये, और इससे VLC मीडिया प्लेयर, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, स्काइपी, गूगल ड्राइव, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ना रख करके इसको हम सिस्टम यूटिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इससे सिस्टम के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर काम करने में मदद मिलती है हमको। इसके बाद एक्सेल हो गया, आपका ब्रेव ब्राउज़र हो गया, ऑडासिटी हो गया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे हमारे अपने काम के हैं, हम इनसे अपना काम लेते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। इसके बाद नंबर आता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से इसका नाम है सिस्टम यूटिलिटी, हमारे पास जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं इधर उधर, वो उसमें क्या नाम है, एक बॉक्स टाइप का बना होता है और उस बॉक्स में कुछ गाड़ी के इमरजेंसी में कभी कोई ख़राबी आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूटिलिटी बॉक्स के अंदर कुछ टूल्स और कुछ इस तरीके की चीज़ें रखी होती हैं, जिससे हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकें। तो सेम उसी तरीके से सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स को और अपनी सर्विसेज को चेक करने के लिए, उनको सेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, सिस्टम इंफॉर्मेशन कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, योर इंस्टॉलर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, विंडोज़ डिफेंडर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, प्रिंट मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलर, इवेंट वीवर, रिकवरी ड्राइव, डिफ्रैगमेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल, है ना, रिसोर्स मॉनिटर, विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक्स, डिस्क क्लीनअप, रजिस्ट्री एडिटर, सर्विसेज, ये सारे एंटीवायरस भी हैं। ये सब सिस्टम यूटिलिटी है। सिस्टम के अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए, सिस्टम में अब आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात कर लिया। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा इस बार बारी आ रही है टर्म्स ऑफ सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को सीखने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम allows to access the system to a single user at a time. These types of operating system having two categories: single user single tasking, number 2 single user multitasking. Example of these type OS DOS, Windows 3.x, 95, 98 etc. यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक बार में एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता हो, उसके सर्विसेज को, उसकी चीज़ों को एक बार में एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, है ना, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। यूज़र तो सिंगल ही है, लेकिन टास्किंग मतलब एक बार में एक ही काम हो सकता है। और सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यूज़र सिंगल है यानी एक ही आदमी काम कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर काम भी एक से ज़्यादा कर सकता है। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। पहले वाले में सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का मतलब एक यूज़र तो रहेगा ही, लेकिन काम भी एक ही कर सकता है। दूसरे में यूज़र सिंगल है लेकिन काम कई एक बार में कर सकता है। जैसे विंडोज़ के अंदर हम लोग काम करते हैं, पेंट पर काम कर रहे हैं, कहीं वीडियो प्ले करके रखे हुए हैं, कहीं कुछ टाइप कर रहे हैं, वो भी वहीं पे खुला पड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं कि एक ही बार में कई सारे काम एक साथ हम एक सिस्टम पर कर सकते हो। लेकिन सिंगल यूज़र का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम पर एक बार में एक ही यूज़र उसकी चीज़ों को, उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। मल्टीपल यूज़र्स उसकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा? अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लिया CPU है और ये CPU कनेक्टेड है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ों से, लेकिन इसको एक बार में एक ही आदमी एक्सेस कर पा रहा है। इससे एक ही आदमी काम कर पा रहा है एक बार में। कई आदमी मिल करके इससे काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सिस्टम होता है, हम उस पर अपना खुद ही काम करते हैं। और एक ये एग्जांपल दूसरा वाला ये हो गया, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी and other resources across various users according to the requirements. A task of one user does not affect the task of another user. Unix, Linux, new version of Windows are the examples of multi-user operating system. इसमें क्या होता है कि हमारे पास कई सारे लोग उस कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं और एक ही बार में उसकी सर्विसेज को, उसकी स्टोरेज को और उसकी बहुत सारी चीज़ों को एक बार में कई सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। उसके प्रोसेसर को, उसकी मेमोरी को कई सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेस करते वक्त किसी दूसरे यूज़र को इसका फ़र्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे यूज़र के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरा यूज़र भी, यानी हर यूज़र अपने तरीके से काम करता है, लेकिन उसका लोड दूसरे के ऊपर नहीं महसूस होने देता। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी और बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रिंटिंग रिसोर्स, स्टोरेज रिसोर्स, मेमोरी रिसोर्स, प्रोसेसिंग पावर, ये सारे मल्टीपल यूज़र्स एक ही बार में एक्सेस करते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन किसी को एक दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क पता नहीं चलता। उसका एग्जांपल है यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ के बाकी दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट जो आए हैं, जो सर्वर बेस्ड हैं, वो सारे क्या हैं? वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख लीजिए एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर एक सर्वर टाइप का पीसी बना हुआ है, सर्वर टाइप का पीसी, और उससे कई सारे पीसीज जुड़े हैं, कई सारे पीसीज जुड़े हुए हैं, है ना। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक ही आदमी, यानी एक ही यूज़र एक ही सिस्टम एक बार में इस्तेमाल कर रहा है और उसको बार बार इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, या अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये उतना लोड नहीं ले पाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए ये जो सर्वर है हमारा, जैसे बैंक के सर्वर होते हैं,
तो बैंक के सर्वर में क्या होता है कि बैंक का सर्वर कहीं पे लगा हुआ है एक जगह पे, और बैंक के सारी ब्रांचेस और उन सारी ब्रांचेस के सारे कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच पे एक ही कंप्यूटर रहता है, एक ब्रांच पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं, 2 4 6 8 10, लेकिन सारे कंप्यूटर्स उसी मेन सर्वर से जुड़े हो। अब वो सर्वर कहीं हो, किसी बड़े शहर में लगा हो, जैसे हमारे यहाँ है कि कहीं दिल्ली में कहीं कोई लगा हो, कोई लखनऊ में लगा हो, कोई इधर गोरखपुर में लगा हो, कोई इधर मुंबई के अंदर लगा हो, कलकत्ता के अंदर लगा हो, मद्रास के अंदर लगा हो, या बेंगलोर के अंदर लगा हो। सर्वर कहीं भी लगा हो सकता है, तो उसको इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। या एक सर्वर एक बिल्डिंग के अंदर, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें सैकड़ों सिस्टम लगे हों, उसके अंदर कहीं एक जगह पे सर्वर लगा दिया जाए, और उसी सर्वर के ज़रिए सारे सिस्टम, सारे नेटवर्क के सारे सिस्टम लोकल नेटवर्क में और इंटरनेट के ज़रिए सारे उसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उसी से सारे सॉफ्टवेयर्स को चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक सर्वर अपनी सर्विस को हर एक सिस्टम को प्रॉपरली एंड इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबके साथ कनेक्ट रहता है। लेकिन किसी भी सिस्टम के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि इस सिस्टम को कम स्पीड मिल रही है, इस सिस्टम को ज़्यादा स्पीड मिल रही है, इससे ये सिस्टम बंद हो जा रहा है, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।